Good morning, students. Today we will discuss question answers of chapter number 2, Population, Distribution, Density and Growth. So we start with question number 1. Question number 1 is what are the three components of population change? यानी पॉपुलेशन चेंज यानी जनसंख्या परिवर्तन. तो जनसंख्या परिवर्तन के तीन जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो आंसर है द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज आर नंबर 1 क्रूड बर्थ रेट, नंबर 2 क्रूड डेथ रेट एंड नंबर 3 माइग्रेशन. So here we discuss all the three things. So first one is birth rate. Birth rate क्या होता है? It is expressed as the number of live births in a year per thousand of population in a particular region. यानी कि किसी खास स्थान पर 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में जितने जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की या शिशुओं की जो संख्या है उसको बर्थ रेट कहा जाता है. उसके बाद है क्रूड डेथ रेट. इट इज़ द नंबर ऑफ डेथ्स इन अ प्लेस पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर रीजन. यानी कि किसी खास स्थान पर 1000 जनसंख्या पर मरने वाले व्यक्तियों की जो संख्या है उसको बोला जाता है डेथ रेट. और उसके बाद है माइग्रेशन. तो इट इज़ द इंड्यूस्ड फैक्टर इन पॉपुलेशन ग्रोथ. इट इज़ द नंबर ऑफ पीपल मूविंग इन and out of a place due to various social, economic and political reasons. यानी कि किसी भी कारण से, चाहे कोई सोशल रीज़न हो सकता है, इकोनॉमिक रीज़न हो सकता है, पॉलिटिकल रीज़न हो सकता है, तो किसी स्थान पर कितने लोग रहने के लिए आ रहे हैं और कितने लोग वो स्थान छोड़कर जा रहे हैं. ठीक है, तो इसको बोला जाएगा माइग्रेशन. इट इज़ टेकन इनटू अकाउंट वाइल कैलकुलेटिंग एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको कैलकुलेट करने के लिए माइग्रेशन को ध्यान में रखा जाता है. तो ये जो तीन कंपोनेंट्स हैं ये हैं पॉपुलेशन ग्रोथ भी कह सकते हैं, पॉपुलेशन चेंज भी कह सकते हैं. तो पॉपुलेशन चेंज या पॉपुलेशन ग्रोथ के ये तीन फैक्टर्स होते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, distinguish between birth rate and death rate. So we have to differentiate between the birth rate and death rate. So birth rate, it is the number of live births per 1000 of population during a year for a particular region. यानी किसी खास स्थान पर एक वर्ष में 1000 जनसंख्या पर जितने बच्चे जीवित जन्म जो ले रहे हैं उनकी संख्या को बर्थ रेट कहा जाता है. और डेथ रेट क्या होता है? इट इज़ द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ ईयर फॉर अ पर्टिकुलर रीजन. सेम वही रहेगा, बस इसमें नंबर ऑफ डेथ्स काउंट होंगी, उसमें नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स काउंट होगा. बाकी पर 1000 पे होता है, पर 1000 पॉपुलेशन पे एक साल के अंदर और एक किसी खास स्थान का होता है. उसके बाद इसका फॉर्मूला है, इट इज़ बर्थ रेट का है कि इट इज़ कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला. वो होता है बर्थ अपॉन टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000. और वैसे ही डेथ रेट निकालेंगे, नंबर ऑफ डेथ्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 1000. तो इस तरह से हम बर्थ रेट और डेथ रेट जो है वो निकालते हैं. उसके बाद है इफ़ बर्थ रेट इज़ मोर देन डेथ रेट इट रिजल्ट्स इन पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. अगर बर्थ रेट जो है वो डेथ रेट से ज़्यादा होता है तो क्या होगा? तो पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन होगा. पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन बढ़ेगी. ठीक है. और डेथ रेट के केस में इफ़ डेथ रेट इज़ मोर देन बर्थ रेट इट रिजल्ट्स इन नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. और अगर डेथ रेट ज़्यादा होती है बर्थ रेट से तो क्या होगा? तो नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन होगी, यानी कि जनसंख्या घटेगी. तो ये दोनों का मेन डिफरेंसेस हैं. क्वेश्चन नंबर 3, डिस्टिंग्विश बिटवीन पुश फैक्टर्स एंड पुल फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन. तो जैसा कि हम जानते हैं माइग्रेशन के दो फैक्टर्स होते हैं, पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर्स. तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो पुश फैक्टर्स आर द वंस विच मेक्स अ प्लेस लेस अट्रैक्टिव फॉर ह्यूमन सेटलमेंट.
यानी कि जो पुश फैक्टर्स होते हैं वो प्लेस को लेस अट्रैक्टिव बनाते हैं ताकि जो लोग हैं या जो पॉपुलेशन है वो वहाँ से छोड़ के चली जाए, ठीक है। और पुल फैक्टर्स आर द वंस विच मेक्स अ प्लेस एन अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर सेटलमेंट। और जो पुल फैक्टर्स होते हैं वो डेस्टिनेशन प्लेस को अट्रैक्टिव बनाते हैं ताकि लोग जो हैं अपना नेटिव प्लेस छोड़ के उस स्थान की तरफ को मूव करें, उस स्थान पे चले जाएं। नेक्स्ट है पुश फैक्टर्स फोर्सेस पीपल टू मूव आउट, हेंस फेस इमिग्रेशन। यानी कि जो पुश फैक्टर्स होते हैं वो लोगों को पुश करते हैं, फोर्स करते हैं ताकि वो मतलब उस स्थान को छोड़ दें, उस स्थान से वो दूर चले जाएं। तो इसीलिए इसके लिए जो टर्म यूज़ होता है वो होता है इमिग्रेशन, EMIGRATION, इमिग्रेशन। और पुल फैक्टर्स जो होते हैं, पुल फैक्टर्स फोर्स इनफ्लो ऑफ पीपल। इनफ्लो ऑफ पीपल यानी कि ये अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे लोग आएंगे, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इनफ्लो ऑफ पीपल। तो लोग अपना जो नेटिव प्लेस है या अपना पुरानी जगह छोड़ के उस स्थान की तरफ को आएंगे, दैट इज़ कॉल्ड इनफ्लो ऑफ पीपल, हेंस फेस इमिग्रेशन, IMMIGRATION। तो जो पुश फैक्टर्स होते हैं ये मतलब फोर्स करते हैं टू मूव आउट, और जो पुल फैक्टर्स होते हैं दे फोर्स इनफ्लो ऑफ पीपल। अब इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? तो पुश फैक्टर्स के एग्जाम्पल हैं अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर लिविंग कंडीशंस, पॉलिटिकल टर्मोइल, अनप्लेजेंट क्लाइमेट, नेचुरल डिज़ास्टर्स, एपिडेमिक्स, सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। तो ये सभी जो हैं ये मतलब प्लेस को अनअट्रैक्टिव बनाते हैं, तो ये पुश फैक्टर्स कहलाते हैं। और जबकि पुल फैक्टर्स के एग्जाम्पल हैं बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बेटर लिविंग कंडीशंस, पीस एंड स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, प्रॉस्पेरिटी एंड प्लेजेंट अच्छा यहाँ पे थोड़ा गलत टाइप हुआ है, दिस इज़ प्रॉस्पेरिटी, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी एंड प्लेजेंट क्लाइमेट। तो प्लेजेंट क्लाइमेट और ये सब जो होते हैं, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ये सब जो हैं ये पुल फैक्टर्स हैं जो कि पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करते हैं कि लोग जो हैं वहाँ पर जाएं जहाँ पर ये कंडीशंस अवेलेबल होंगी। तो ये थे पुश एंड पुल फैक्टर्स के डिफरेंसेस। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। यानी कि विश्व में जो जनसंख्या वितरण है और जो जनसंख्या घनत्व है यानी डेंसिटी है पॉपुलेशन की, उसको कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो जो ये फैक्टर्स हैं इनको हम ब्रॉडली क्लासीफाई करेंगे अलग अलग सब ग्रुप्स में। तो सबसे पहला है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स यानी कि जो नेचुरल फैक्टर्स भी कह सकते हैं इन्हें। और ये क्या क्या होते हैं? नंबर 1 इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ लाइफ. People prefer to live in areas where fresh water is readily available. Water is essential for development of agriculture and carrying out day-to-day activities. तो सबसे पहली जो लाइफ की ज़रूरत होती है वो है साफ़ पानी या स्वच्छ पेयजल का होना। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो है पहला फैक्टर है। तो जहाँ जहाँ पर भी पानी इजीली अवेलेबल होता है वहीं पे एग्रीकल्चर भी पॉसिबल है, वहाँ पे ही हम मतलब जो एक डेली लाइफ की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब पूरी होती हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। सेकंड वन इज़ लैंडफॉर्म्स, या इसे हम रिलीफ भी कह सकते हैं। तो people prefer to live in flat plains and gentle slopes as they are favorable for the production of crops and in building roads and industries. The mountainous and uneven terrain
offer obstacles in infrastructure development activities and hamper human development, hence are less populated. Example, Himalayan regions in India. तो जो जनसंख्या है वो क्या प्रेफर करती है, प्लेन एरियाज़ जो मैदानी भाग होते हैं, या जेंटल स्लोप्स जहाँ पे कि बहुत हल्की ढलान वाले जो क्षेत्र होते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन भी इजी होता है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना भी इजी होता है, रोड्स और बाकी सब चीज़ें भी, मतलब वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ इजीली सेटअप हो जाती हैं। जबकि एज़ कंपेयर टू दैट एरिया जो माउंटेनस रीजन्स होते हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर ये किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में या रोड्स वगैरह में हर चीज़, कोई भी जो विकास कार्य है उसके लिए काफ़ी मुश्किल होती हैं। तो जैसे भारत का जो हिमालयी क्षेत्र है तो वहाँ पे सबसे कम विकास इसीलिए हुआ है, तो वहीं पे जनसंख्या घनत्व भी कम पाया जाता है एज़ कंपेयर टू द प्लेन एरियाज़ या जो जेंटल स्लोप एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, थर्ड वन इज़ क्लाइमेट. People prefer living in areas that do not have extreme climatic conditions, that is, areas that do not have high diurnal and annual range of temperature and also which have adequate rainfall. तो क्लाइमेट भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जहाँ पे जलवायु जो है, क्लाइमेट यानी जलवायु, वो फेवरेबल होगी, वहाँ पे मतलब अधिक जनसंख्या होगी एज़ कंपेयर टू वेरी हॉट एंड वेरी कोल्ड रीजन्स, जहाँ पे बहुत ही या तो बहुत गर्म क्षेत्र हैं या बहुत ठंडे क्षेत्र हैं, वहाँ पे जनसंख्या जो है वो घनत्व बहुत ही कम पाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज सॉइल्स, or we can say fertile soils. So fertile soils are important for agriculture and allied activities. Therefore areas which have fertile loamy soil have more people living on them, as these can support intensive agriculture. For example, North Plains in India. तो जो उपजाऊ भूमि होती है वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जनसंख्या घनत्व अधिक होने का, कि जहाँ पे भी अधिक उपजाऊ भूमि होगी वहाँ पे जनसंख्या घनत्व भी अधिक पाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर मतलब जो फर्टाइल सॉइल है वो क्या सपोर्ट करती है, वो सपोर्ट करती है गुड एग्रीकल्चर। तो जहाँ पे अच्छा एग्रीकल्चर होगा वहाँ जनसंख्या भी अधिक होगी। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे भारत के जो नॉर्थ प्लेन्स हैं वो। नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर है वो है इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स के फिर जो सब पार्ट्स हैं उसमें सबसे पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स। तो एरियाज रिच इन मिनरल्स अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज, mining and allied activities generate employment, skilled and semi-skilled workers move to these areas and make them densely populated. तो जहाँ पे भी मिनरल्स अवेलेबल होते हैं वहीं पे इंडस्ट्रीज़ भी बनेंगी, वहीं पे माइनिंग एक्टिविटीज़ और बाकी जितनी भी इंडस्ट्रीज से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब वहाँ पे होंगी, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। और जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा दैट मेक्स दैट एरिया डेंसली पॉपुलेटेड। ठीक है, तो इसमें जैसे कि यहाँ पे अफ्रीका में ज़ाम्बिया कॉपर बेल्ट है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इसीलिए है। नेक्स्ट इज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन। Industrial belts provide job opportunities and attract large number of people. These include not only factory workers but also transport operators, shopkeepers, doctors and other professionals. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट एक इकोनॉमिक फैक्टर है कि जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पे न सिर्फ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं बट उसके साथ मतलब जहाँ पे भी इंडस्ट्रीज़ होंगी वहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन अट्रैक्ट होगी, ज़्यादा मतलब वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग जाएंगे और फिर वहाँ पे क्या होंगे और सारे बहुत अलग अलग तरह के
काम भी हो जाएंगे, जैसे कि सिर्फ फैक्ट्री वर्कर्स ही नहीं होंगे, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स भी होंगे, शॉपकीपर्स भी होंगे, डॉक्टर्स और बाकी प्रोफेशनल्स भी वहाँ पे होंगे। तो जैसे कि कोबे ओसाका जो जापान का एक रीजन है वो ऐसा ही है, जो कि डेंसली पॉपुलेटेड है क्योंकि वो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ जापान का। नेक्स्ट इज़ अर्बनाइजेशन यानी नगरीकरण। तो बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशनल एंड मेडिकल फैसिलिटीज़, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन अट्रैक्ट पीपल टू सिटीज़। तो नगरीकरण या अर्बनाइजेशन इसीलिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि मतलब सिटीज़ जो होते हैं वो अपनी फैसिलिटीज़ और अपनी बेटर लिविंग कंडीशंस की वजह से पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करते हैं। दैट्स वाई पीपल ट्राई टू लिव इन सिटीज़ देन इन रूरल एरियाज़। इट लीड्स टू रूरल अर्बन माइग्रेशन एंड हैंस सिटीज़ ग्रो इन साइज़। तो इसीलिए सिटीज़ जो हैं, शहर जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, एक्सपेंड हो रहे हैं। एग्जाम्पल, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल मूव टू सिटीज़ लाइक दिल्ली, मुंबई एसेट्रा एंड हैंस मेक देम डेंसली पॉपुलेटेड। नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है वो है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। सम प्लेसेस अट्रैक्ट मोर पीपल बिकॉज दे हैव religious or cultural significance. In the same way, people tend to move away from the place where there is social and political unrest. जहाँ पे भी मतलब सोसाइटी जो है वो पीसफुल नहीं है या जहाँ पे भी पॉलिटिकल अनरेस्ट है, वहाँ पे जो है पॉपुलेशन अपने आप कम हो जाएगी। एग्जाम्पल, इमिग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम द सिविल वॉर अफेक्टेड एरियाज ऑफ अफ्रीका। जहाँ पे भी आप देखेंगे विश्व में किसी भी क्षेत्र में जहाँ पे भी कुछ ऐसा कोई वॉर है या कुछ भी ऐसा मतलब पीसफुल कंडीशंस नहीं है, तो पीपल विल मूव आउट फ्रॉम दैट प्लेस। मैनी टाइम्स गवर्नमेंट ऑफर इंसेंटिव्स टू पीपल टू लिव इन स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज़। और ऐसा भी होता है कि कई बार जो है गवर्नमेंट भी उनको लोगों को इंसेंटिव देती है किसी भी तरह का, जैसे कोई भी लाभ दे सकती है जिससे कि लोग उस स्थान पे जाके रहें, जो कि बहुत ही स्पार्सली पॉपुलेटेड मतलब जहाँ कम पॉपुलेशन होती है। तो इसका एग्जाम्पल है इंदिरा गांधी कैनाल कॉलोनीज इन इंडिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द 3 स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की जो 3 स्टेजेस हैं वो हमें डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या है? कैन बी यूज टू डिस्क्राइब एंड प्रेडिक्ट द फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ एनी एरिया। किसी भी स्थान की जो फ्यूचर पॉपुलेशन है उसके बारे में प्रिडिक्शन करता है ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। The theory tells us that the population of any region changes from high births and high deaths to low births and low deaths as the society progresses from rural, agrarian and illiterate to urban, industrial and literate society। यानी कि ये थ्योरी ये कहती है कि अगर जो सोसाइटी है वो ग्रामीण और इलिटरेट सोसाइटी से अगर वो नगरीय और लिटरेट सोसाइटी यानी एजुकेटेड सोसाइटी बनती है, तो जो हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट है वो लो बर्थ और लो डेथ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सोसाइटी इस तरह से चेंज होती है। मतलब these changes occur in stages which are collectively known as demographic cycle। और ये एक मतलब अलग अलग स्टेजेस में ये चेंजेस होते हैं और इसी को डेमोग्राफिक साइकिल कहा जाता है। तो इसकी 3 स्टेजेस हैं। तो फर्स्ट स्टेज है, द फर्स्ट स्टेज हैज़ हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टेलिटी रेट्स because people reproduce more to compensate for the deaths due to epidemics and variable food supply. Population growth is slow and most people are engaged in agriculture where large families are an asset. Life expectancy is low. People are mostly illiterate and have low levels of technology
2000 years ago all countries were in this stage। यानी कि जो पहली स्टेज है वो क्या, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। ठीक है, क्योंकि इस स्टेज में क्या है कि जो पॉपुलेशन है वो मतलब उसमें क्या है कि वो दे रिप्रोड्यूस मोर, ज़्यादा फैमिली बड़ी होती हैं। क्यों? क्योंकि वो उसको एक एसेट के रूप में एक वो इसमें लाभ देखते हैं कि जितने फैमिली मेम्बर्स होंगे ज़्यादा, उतनी ज़्यादा अर्निंग होगी, उतने ज़्यादा मतलब जो एग्रीकल्चर का काम है वो इजीली हो जाएगा। और ऐसे जो इस स्टेज में जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि एक इंसान कितना लंबा जी सकता है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा बोलते हैं इसे, तो दैट इज़ लो। क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि कोई बीमारी हो जाए तो कब डेथ हो जाए, तो इस तरह की लाइफ होती है। पीपल आर मोस्टली इलिटरेट, लोग ऐसी इस स्टेज में क्या होंगे, लोग जो हैं वो इलिटरेट होंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे, उनका जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है वो भी लो होगा। और 200 साल पहले लगभग सभी देशों की यही स्थिति थी, विश्व के सभी देशों की यही स्थिति थी। और आज के समय में केवल जो बैकवर्ड कंट्रीज़ हैं वो इस कैटेगरी में या वो इस स्टेज में आते हैं। इन द सेकेंड स्टेज में क्या है, फर्टिलिटी रिमेन्स हाई इन द बिगनिंग बट इट डिक्लाइंस विथ टाइम। तो सेकेंड स्टेज में क्या है कि पहले बर्थ रेट या फर्टिलिटी हाई है, लेकिन धीरे धीरे ये डिक्लाइन होता है, कम होता जाता है। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। दिस इज़ अकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड मोर्टेलिटी रेट। और इसमें क्या होता है कि जो मोर्टेलिटी रेट है यानी जो डेथ रेट है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। इम्प्रूवमेंट्स इन सैनिटेशन एंड हेल्थ कंडीशन लेड टू डिक्लाइन इन मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी के कम होने का क्या रीज़न होता है, यानी डेथ रेट कम होने का रीज़न है कि इस स्टेज में क्या है कि सैनिटेशन की और हेल्थ कंडीशंस को इम्प्रूव किया जाता है। बिकॉज ऑफ दिस गैप द नेट एडिशन टू पॉपुलेशन इज़ हाई। तो इससे क्या होता है, पॉपुलेशन राइज होती है। दिस रिजल्ट्स इन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और इसका एग्जाम्पल है जैसे इंडिया जैसा जो कंट्री है, ऑल द डेवलपिंग कंट्रीज़, जिसमें कि हेल्थ सर्विसेज और ये सब कुछ सुधर गई हैं, जो इनमें काफ़ी सुधार किया गया है, जिस वजह से कि क्या है, डेथ रेट को कंट्रोल कर लिया गया है। बट स्टिल बर्थ रेट इज़ हाई, दैट्स वाई पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग। और यहाँ पे मतलब उस देश के विश्व के जितने भी विकासशील देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं, यानी सेकंड स्टेज में। नाउ द थर्ड स्टेज और इसको लास्ट स्टेज भी कह सकते हैं, थर्ड स्टेज, बोथ फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी डिक्लाइन कंसिडरेबली। और जो थर्ड स्टेज है उसमें क्या है, दोनों लो हो जाएंगी, यानी बर्थ रेट भी लो है और डेथ रेट भी लो। द पॉपुलेशन इज़ ईदर स्टेबल और ग्रोज स्लोली। और ऐसे इस स्टेज में जो होता है, पॉपुलेशन बहुत ही धीरे ग्रो करती है या फिर बिल्कुल स्टेबल हो जाती है, ना बढ़ेगी ना घटेगी। द पॉपुलेशन बिकम्स अर्बनाइज्ड, लिटरेट एंड हैज़ हाई टेक्निकल नो हाउ एंड डेलिबरेटली कंट्रोल्स द फैमिली साइज। और ऐसे में क्या है, इस स्टेज में जो पॉपुलेशन होती है अर्बनाइज्ड हो जाती है। अर्बनाइज्ड यानी नगरीय हो जाएगी, वो शहरों में जो रहते हैं ऐसे पॉपुलेशन होगी। और वो सब कैसे होंगे, वो सब लिटरेट भी होंगे, पढ़े लिखे होंगे, उनको टेक्निकल नो हाउ भी उनका अच्छा होगा, और वो जानते हैं कि छोटा मतलब फैमिली साइज़ छोटे होने का क्या क्या फ़ायदे हैं। सम कंट्रीज़ इवन फेस नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। और इस स्टेज में आके कुछ देश जो हैं वो नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन भी फेस कर रहे हैं, जिसमें कि पॉपुलेशन लगातार घटती जा रही है। और इसमें जितने भी हमारे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं, विकसित देश जो हैं, वो इस कैटेगरी में
आते हैं, यानी कि थर्ड स्टेज में आते हैं। तो ये थी डेमोग्राफिक साइकिल की तीनों स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, सेकंड स्टेज हाई बर्थ रेट एंड कंट्रोल्ड डेथ रेट, एंड थर्ड स्टेज इज लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। तो इस तरह से ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन था, 3 स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन।